जहांगीरी महल के, ये भी बता दिया था। अब लाहौर का किला। ये है लाहौर का किला। अकबर ने इसको बनवाया है 1565। जब आगरा का किला बन रहा था उसी के साथ साथ जहांगीर का किला ही बन रहा था, और 1575 में इसका प्लास्टर करवाया गया। तो इसमें आप कुछ अलग विशेषता देख सकते हैं, जैसे कोष्ठकों का प्रयोग किया गया, ब्रैकेट का, ये ब्रैकेट्स, और दीवालों को छोटे छोटे पुष्पों की आकृति से सजाया गया है अंदर की तरफ। तो इसको भारतीय कलाकारों ने बनवाया था एक्चुअली, खासकर हिंदू कलाकारों ने। तो शासन के अंतिम वर्ष में अकबर ने इस किले में दौलत खाना, एक खास उमाम, झरोखा दर्शन, अकबरी दरवाजा का निर्माण करवाया। ये जो दिख रहा है अकबरी दरवाजा है, और ये साइड में झरोखे भी दिख रहे हैं। ऊपर छतरियों का भी प्रयोग हुआ है। नहीं, वो हमारे से डिसाइड नहीं होता है, प्री शेड्यूल होता है। अतिथि, मृडमय, शान्वी, युवराज। ये लाहौर के किले की विशेषताएं हैं। इसके बाद आता है अजमेर का किला। 1570 में अकबर ने निर्माण करवाया था। अजमेर के किले को कहते हैं मैगजीन दुर्ग। पंद्रह सौ सत्तर में अजमेर में इस किले को इसलिए बनाया गया कि बड़े आसानी से राजस्थान को जीता जा सके, और दोहरी मोटी दीवार से इसको घेरा गया है। इसी अजमेर के किले में अकबरी मस्जिद का भी निर्माण किया गया है। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको अजमेर का किला, धैर्य रखिए। हेलो श्रीमान। ये है अजमेर का किला। शिल्पा खुशबू की, और ये अकबर का महल। अजमेर के किले की विशेषताएं क्या है? इसमें भी झरोखा बना हुआ है जो कि राजपूती शैली का प्रतीक है। जालीदार काम हुआ है इसके दीवारों पर, आप देख सकते हैं इजिली। ये आगे ब्रैकेट निकला हुआ है और झरोखे हैं, और आगे की तरफ उभार वाला गेट है इसमें लगा हुआ। मेहराब पूछा किसी ने क्या होता है? ये जो संरचना है ना, इसको मेहराब कहते हैं। ये जो गोल संरचना है, ये मेहराब। यहाँ पे गेट आप दो प्रकार के देख रहे हैं। ये जो गेट है ये मेहराब नहीं है, लेकिन ये गोल जो संरचना है ये मेहराब है। इसके ऊपर भी ये गोल संरचना है जो नीचे तक जुड़ी हुई है। अब ये राष्ट्रीय संग्रहालय बना दिया गया है अजमेर का। और मेहराब के ऊपर चारों चौकोर जो आकृति होती है, इंक्लूडिंग मेहराब, इसको कहते हैं पिस्टैग। क्या कहते हैं? पिस्टैग।
यानी एक तो मेहराब ये होगा और दूसरा इसके ऊपर ऐसे होगा। इन दोनों को मिला करके पिच टैग कहा जाता है। हाँ, चाप स्कंध भी कहा जाता है, हिंदी में उसका नाम चाप स्कंध है। ये दूसरा महल है अकबर का। आज हम आपको जो 8 बजे क्लास, अब मुगल हरम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसमें हरम के बारे में वो सब कुछ आपको बताएंगे। मुगल हरम समझते हो? किसी ने हरम का नाम लिया, अकबर का हरम है ये। और मुगल हरम के साथ साथ उससे जुड़ी क्या क्या विशेषताएं हैं और उससे जुड़ी क्या क्या हस्तियां हैं और क्या क्या चलता था उनके हरम में, क्या होता था, ये सब कुछ डिटेल में बताएंगे। बीच बीच में वीडियो अगर रुक जाए तो इसका मतलब समझिएगा कि मैं गया हूँ किला लेने। क्या करने गया हूँ? किला लेने या कोई इमारत लेने, और थोड़ी दूर में आ जाऊंगा, क्योंकि आर्किटेक्चर बिना इमारत के दिखाए नहीं बनाई जा सकती, मतलब पढ़ाई जा सकती। आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि बिना वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के वो नहीं होगा। अटक कहाँ पे, कोई जानता है? अगली इमारत अकबर की है, अटक का किला। लाहौर के पास। हिंदी में उसको कहते हैं चाप स्कंद। ये अटक का किला है, सिंधु नदी के मुहाने पर है और इस किले का नाम है सिंध सागर। इस किले का एक और नाम मिलता है अटक बनारस। तो इस किले में आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा, स्टैग दिख रहा होगा, मेहराब भी दिख रहा होगा। हालांकि ध्वस्त हो गया है ये किला। ये जो संरचना है इसी को कहते हैं स्टैग। ये यहाँ से ये पूरा, जिसके बीच में मेहराब भी बना हुआ है। हाँ, वेरी गुड। पेशवा बालाजी बाजीराव ने पटक से कटक तक जीत लिया। इसमें जो स्टार है इस्लामिक प्रतीक है। इसमें देखिए सिर्फ इस्लामी ही तत्व दिखाई दे रहा है और कोई तत्व दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये जो झरोखे का प्रयोग है ये राजपूताना प्रयोग माना जा सकता है। तो इस किले का निर्माण 1581 ईस्वी में हुआ था। पंद्रह सौ इकहत्तर ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। मरम्मत क्यों करी जाएगी? इसका कोई उपयोग ही नहीं रहा, अकबर ही नहीं रहे तो उपयोग क्या रहेगा? वहां तो इमरान खान भी भाग रहे हैं छोड़ के। सीमेंट नहीं हुआ करता था तो दाल से बनाते थे, दाल की मांड से। ये है इलाहाबाद का किला, अकबर के द्वारा ही बनाया गया।
गंगा नदी के किनारे यही भाग भाग के आ जाता था अकबर का बेटा। मैंने आपको बताया था जहांगीर के बारे में। जब उसको भेजता था मेवाड़ पर आक्रमण करने तो इलाहाबाद आ जाता था। तो 1583 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और इसको गंगा और यमुना के संगम पर बनाया गया। इसमें दो पार्ट हैं, एक का नाम है बरादरी और दूसरा जनाना महल। और 40 स्तंभों का राजमहल भी इसमें बना हुआ है, जो तुम आप सामने दिखाई दे रहा है। विलियम फिंच इसके निर्माण का उल्लेख करता है, कहता है कि ये किला 40 साल में बना था और विभिन्न वर्गों के 5000 से लेकर के 20,000 तक मजदूर लगाए गए थे। तो ये भारतीय शैली का बना हुआ है ज्यादातर, और इसमें बाहर की तरफ निकले हुए बरामदे की छतें हैं। लेकिन इससे भी बेहतरीन प्रयोग अकबर का है फतेहपुर सीकरी का। ये जो पोर्शन है थोड़ा सा क्लोजर व्यू है इलाहाबाद के किले के मेरे पीछे। ये अभी बनारस का घाट है इधर। फतेहपुर सीकरी ये बहुत ही सुंदर, मैं गया हुआ हूँ। और जैसे पत्थरों में कोई काव्य उकेर दिया गया। अकबर का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती उससे हो गई। उसको ये ध्यान में नहीं रहा कि यहाँ पे पानी का अभाव है, क्योंकि नदी के किनारे था नहीं, यहाँ कोई नदी नहीं थी। तो कुछ दिन यहाँ करके फिर से बैक टू पवेलियन हो गया वो आगरा। यही गलती मोहम्मद बिन तुगलक से भी हुई थी। दक्षिण भारत में दौलताबाद तो बना दिया, लेकिन वहां भी पानी का अभाव था। फतेहपुर सीकरी में राजधानी की नींव इसने रखी 1570 ईस्वी में, और इसका सबसे बड़ा कारण था शेख सलीम चिश्ती। हाँ, ये पंचमहल है। अभी एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। शेख सलीम चिश्ती से बार बार अकबर कहता था कि आप हमारे तरफ आ जाइए, वो कहते थे नो। तो आगरा के 26 मील पश्चिम में यह स्थित, लगभग 100 किलोमीटर। मुगलों की सारी इमारतें अगर एक साथ देखी जाए, और ताजमहल ही सिर्फ इससे सुंदर है। बाकी फतेहपुर सीकरी में जो इमारतें बनी हैं उससे सुंदर कुछ भी नहीं। शूटिंग हुई है बुलंद दरवाजे के पीछे, जो एक्चुअल फतेहपुर सीकरी का है वहां। इसका निर्माण शुरू हुआ 1569 ईस्वी में। सलीम की माता उस समय प्रेग्नेंट थी, एक्सपेक्टिंग थी। अबुल फजल और आरिफ कंधारी, ये दो इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि सलीम के जन्म के 2 साल बाद 1571 में फतेहपुर सीकरी के निर्माण का आदेश दिया गया। बाद में बदायूनी भी यही लिखता है, फादर मोन्सेराट भी ये लिखते हैं। और अगले 15 सालों में इतनी तेजी से ये पूरा का पूरा शहर बसा कि पर्सी ब्राउन लिखता है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी जादूगर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया है। मोन्सेराट तो इसको निर्मित होते हुए देखा था। वैसे ही प्रश्न आते हैं कि कौन सा मुगल यात्री था जिसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण होते हुए देखा था। फादर मोन्सेराट।
कुत्ता क्यों रुक गया बीच में ना? कहाँ गए थे? ये मैं दिखाना चाह रहा था कि ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस दिस पर्टिकुलर पोर्शन फतेहपुर सीकरी में है। ये बुलंद दरवाजा है, ये जामी मस्जिद है जहाँ पे अकबर ने घोषणा की थी दीन इलाही की। ये जो वाइट सा पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, ये बुलंद दरवाजा जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि इसको अकबर ने क्यों बनाया, क्यों बनाया। फतेहपुर सीकरी का जो एक्चुअल सिटी है वो ये नहीं है। इसके पीछे आप यहाँ देख रहे हैं, ये मार्केट, जिसको हम मीना बाजार टाइप का मार्केट कह सकते हैं, जहाँ पे विदेश के लोग आते थे। और इसी कोने पे हिरन मीनार आपको दिखेगा। इसके इधर इस साइड में एरियल व्यू नहीं आया है, वो फतेहपुर सीकरी का अकबर का बनवाया हुआ शहर है। ये आजकल का फतेहपुर सीकरी गांव है जो वर्तमान में। तो फतेहपुर सीकरी का ये भी पोर्शन है, लेकिन असली जिस शहर की हम बात कर रहे हैं वो इधर है। इसमें थोड़ी ब्लर पिक्चर आई है, लेकिन अंदाजा लगेगा थोड़ा सा। इधर जो जंगल टाइप का दिख रहा है ना, ये मैदान, यही खानवा का मैदान है जहाँ पे लड़ाई हुई थी बाबर और राणा सांगा की। और ये अकबर के द्वारा बनाया गया शहर है। तो ये जो पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है, ये इसका पार्ट। ये पैनोरमिक व्यू है फतेहपुर सीकरी का। ठीक है, अब इसमें 1571 से इसका निर्माण शुरू हुआ और 1580 तक चलता रहा। फर्ग्यूसन कहता है कि पत्थर में प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है, और स्मिथ कहता है कि ये रोमांस का पाषाण स्वरूप है, इसका निर्माण न पहले कभी हुआ न होगा। जर्मन इतिहासकार आया था गैरेट, वो इसको कंपेयर करता है वर्साय के महल से, और कहता है कि वर्साय की तुलना में ये ज्यादा खूबसूरत है। दोनों में डिफरेंस क्या है? वर्साय का महल एक सम्राट के व्यक्तित्व और शासकीय गौरवपूर्ण शान की अभिव्यक्ति है, लेकिन उसमें बौद्धिक गुण, दर्शन और मानव उत्सुकता का अभाव है। वहीं अकबर की उदारता की शिक्षा इन इमारतों के माध्यम से मिलती है। अब
इसका निर्माण की योजना बनाया था, स्थापत्यकार था बहाउद्दीन। ही वाज आर्किटेक्ट। उद्देश्य मैंने बता ही दिया क्यों बना था। शेख सलीम चिश्ती ने अकबर के 3 बेटों के जन्म की भविष्यवाणी की थी। 2 तो पैदा हुए, मर भी गए। हाँ, वर्षा फ्रांस में। सलीम बच गया, जहांगीर के नाम से आगे चलकर मुगल सम्राट बना। तो शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के लिए शहर को बनाया था। अबुल फजल लिखता है कि अकबर के 3 बेटे सलीम, मुराद, दानियाल, ये तीनों फतेहपुर में ही पैदा हुए, सीकरी में ही पैदा हुए थे। जहांगीर भी ऐसा ही लिखता है तुजुके जहांगीरी में कि मेरे पिता ने जन्म स्थान सीकरी गांव को अपने लिए सौभाग्य समझ करके उसे राजधानी बनाने का निश्चय किया और गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में उसने इसका नामकरण किया फतेहपुर। और अकबर 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के लिए सीकरी से ही रवाना हुआ था और जब जीत लिया तो फिर लौट करके इसका नाम फतेहपुर कर दिया। एक और इतिहासकार हैं जेएफ रिचर्ड्स, का नाम सुना होगा। आधुनिक इतिहासकार हैं। वो ये कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी को मात्र रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं बनाया गया राजधानी। बाकी इतिहासकार तो केवल रिस्पेक्ट फैक्टर को ही सीख करते हैं। जेएफ रिचर्ड्स का मानना कुछ और है। उसको इस मैप के आधार पर समझा जा सकता है। सीकरी यहां था, आगरा, और यहां था अजमेर, और दोनों व्यापारिक केंद्र थे। आगरा से अजमेर पहुंचने के लिए एक सुरक्षित गलियारा उपलब्ध कराता था सीकरी। यानी सीकरी से होकर के जाना आगरा से अजमेर या अजमेर से आगरा ज्यादा सेफ था। और यहीं से देखो, गुजरात पश्चिम में और पूरब में बंगाल। तो गुजरात से बंगाल के भी लिए और उत्तर से दक्षिण के लिए भी एक क्रॉस रोड पे अवस्थित है सीकरी। और बीचों बीच सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया। आप इसमें देख सकते हैं कि सलीम चिश्ती का मकबरा बुलंद दरवाजे के ठीक बीचों बीच, और मस्जिद साइड में सलीम चिश्ती का मकबरा ठीक बीचों बीच। अकबर यहाँ ये मैसेज देना चाहता था कि जो इस्लाम का रूढ़िवादी स्वरूप है वो पार्श्व भाग में, और जो सूफी का तात्विक स्वरूप है, इस्लाम का तात्विक स्वरूप सूफिज्म है, वो केंद्र में। जो बुलंदी है दरवाजे से वो सूफिज्म है। यानी उसकी मुख्य मान्यता सूफिज्म को ज्यादा सम्मान देने की थी। तो ये कहा जा सकता है कि आगरा की राजनीतिक सत्ता और अजमेर की आध्यात्मिक सत्ता, अजमेर की आध्यात्मिक यानी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे भी वो पैदल 24 बार गया। आगरा और अजमेर दोनों जहां आके बीचों बीच मिलते थे वो स्थान था सीकरी। बुलंद का मतलब होता है बहुत बड़ा, ग्रैंड, विशाल। तो इसमें अकबर का एक हिडन मोटिव ये छुपा हुआ है कि सूफिज्म इज ग्रेटर देन अदर रिलीजन। तो इसका मतलब राजनीतिक भी है, सांस्कृतिक भी है, धार्मिक भी है।
और जो अकबर की पॉलिसी थी शुलह कुल की, उसकी अभिव्यक्ति। एक और इतिहासकार हुए हैं अतिलियो पैटर्न सिसलियो। इटली के हैं, उन्होंने रिसर्च किया है। ये कहते हैं कि अकबर संपूर्ण राष्ट्र का नेता बनने के लिए प्रयासरत था, वो किसी एक हिस्से का प्रतिनिधि बनना नहीं चाह रहा था। और अकबर ने इसके लिए शहर की स्थापना की। अकबर ने एक डिपार्टमेंट भी बनाया था, धार्मिक और कानूनी विभाग, जिसे कहते हैं सदारत। सदारत विभाग से भारतीय मुसलमानों को ऊपर उठाना चाहता था। बाद में इस डिपार्टमेंट में इसने हिंदुओं को भी शामिल किया, ईरानी, मध्य एशियाई, फारसी, इन सबको शामिल किया। इसका फतेहपुर सीकरी का सबसे विस्तृत वर्णन फादर पुल से राट ने किया। वो लिखता है कि दूसरे हिंदुस्तानी राजाओं के महलों के अलग ये शानदार है, क्योंकि एक हिंदुस्तानी महल आमतौर पर मंदिर जैसा नीचा और गरिमा रहित होता है, और उनका पूरा घेरा इतना बड़ा है कि उसमें आसानी से 4 बड़े बड़े शाही महल आ जाते हैं। और सबसे बड़ा और सबसे सुंदर तो बादशाह का अपना महल है। दूसरा महल रानियों का, तीसरा शहजादों का है, जबकि चौथे का इस्तेमाल स्टोर हाउस और हथियार खाने के रूप में किया जाता है। तो ये सीकरी पहाड़ी पर बना है, इसलिए इसका नाम सीकरी है। 3 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा है। बहुत सारी इमारतें इसकी गिर भी चुकी हैं। 9 प्रवेश द्वार हैं। इसका मुख्य दरवाजा आगरा की तरफ खुलता है। दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, धौलपुर, ये भी द्वार हैं इसमें। और इसकी इमारतों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो धार्मिक इमारतें हैं और दूसरी सेकुलर। धार्मिक प्रयोग के लिए महल, आवासीय भवन, सरकारी इमारतें शामिल हैं। लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अब अलग अलग महलों पर अलग अलग इसमें प्रभाव है। अकबर ने एक सदारत विभाग बनाया था। इसमें वो भारत मतलब गैर मध्य एशियाई मुसलमानों को आगे बढ़ाता है। भारतीय मुसलमानों को, ईरानी, इनको भर्ती करता है। इसकी स्थापत्य की कुछ विशेषताएं हैं। टेरा ब्रैकेट, पटी छत, हिंदू शैली, मेहराबी गुंबद, मुसलमान शैली का समन्वय। कुछ अकबर द्वारा निर्मित भवन है। अब मुगल चित्रकलाओं में जो भी चित्र मिलते हैं वो फतेहपुर सीकरी के निर्माण के ही दृश्य मिलते हैं। अब ये दीवाने आम, ये जो छज्जा बना हुआ दिख रहा है ना, इसमें बादशाह का सिंहासन रखा जाता था और सब लोग यहाँ लाइन लगा के खड़े होते थे। तो सबकी जब लाइन लगती थी तो सब लोग का मुंह पश्चिम की तरफ होता था। इस तरह से
नमाज भी पढ़ते हैं मुसलमान। कुर्सी पर किया गया है, नहीं एक ऊंचाई पर किया गया है, थोड़ा सा ऊंचाई। ज्यादा ऊंचा होगा तो कुर्सी, वो हो गया मंच, स्टेज। कम ऊंचा होगा तो कुर्सी। और सामने एक बरामदा है, ये छज्जे लगे हुए पत्थर की। अकबर इसमें अपना दरबार करता था, इसलिए कि अकबर फिर किबला हो गया ना, उसकी आध्यात्मिक सर्वोच्चता स्थापित हो गई। इसके बाद दीवाने खास। ये दीवाने खास देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा? नहीं, मोन्सेराट ने बताया, यही इबादत खाना था। इसको दौलत खाना एक खास भी कहते थे, दो भागों में बटा हुआ था। इसी के पास एक तालाब है जिसे अनूप तालाब कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो तालाब है ना, यह है अनूप तालाब। जैन शैली, अरे क्रमशः बता रहा हूं ना, सुनो ना। तो ये लाल पत्थर से लगती दो मंजिला है, लेकिन अंदर से एक ही भवन है, वर्गाकार है, दिख ही रहा है। और बीच में एक नक्काशीदार स्तंभ है जिस पर जैन शैली के मेहराबदार ब्रैकेट, उन पर पत्थर का एक गोल चबूतरा टिका। ये इसी छज्जे पर ऊपर सम्राट बैठता था, और हर कोनों पर मंत्री एक प्रकार सिंहासन के रूप में अकबर ने एक नई। ये जो कंगूरा लटका हुआ है, ये जैन शैली, यही अकबर का इबादत खाना था। और इसके अंदर के सिंहासन में बौद्ध और हिंदू वास्तुकला की झलक भी दिखाई देती थी। शीर्ष पर कमल के ऊपर बैठी की देवी की मूर्ति की कल्पना की जाती थी, जो कान्हेरी बौद्ध गुफाओं में आमतौर पर देखा जाता था। इसके बाद अगला है पंचमहल, नहीं ये कोषागार। इसमें हीरे रखे जाते थे, और ये ज्योतिषी की बैठक। ज्योतिषी यहां से बैठ कर टेस्ट करता था कि हीरे सही है कि गलत। पंचमहल, स्तंभों पे इसका निर्माण हुआ है, 5 मंजिल है, 1 2 3 4 5। हवा महल भी कहा जाता है, वेंटिलेशन बहुत है। पिरामिड की तरह इसकी संरचना है। नालंदा में बौद्ध विहार ऐसे ही बने हुए हैं, इसलिए माना जाता है कि ये बौद्ध संरचना से संबंधित है।
और इसमें कुल 176 पिलर्स हैं। हाँ, मुगलों की इमारत की ऐसी विशेषता है कि उन्होंने पर्दे को यूज किया, फाटकों को यूज नहीं किया। मुगलों ने अपनी किसी भी इमारत में, बल्कि मेन गेट को छोड़ दिया जाए, तो अंदर वो दरवाजे यूज नहीं करते थे। दरवाजों के लिए कोई उपाय ही नहीं, कोई जगह ही नहीं बची। ये पर्दे को ही यूज करते थे। और पर्दे के आगे मोटे मोटे पर्दे होते थे, पर्दे के सामने पहरेदार होते थे जो किसी को अंदर जाने नहीं देते थे। तुर्की सुल्तान का महल है ये, छोटा सा। अनूप तालाब के कोने में बना हुआ है। इसको देखने से लग रहा है जैसे लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन लकड़ी की नहीं। इस पर पंजाबी काष्ठकला का प्रभाव है। तुर्की सुल्ताना, इनकी कोई रानी थी अकबर की। कुछ लोग कहते हैं कि ये तुर्की के सुल्तान जब विजिट करते थे मुगल एम्पायर, तो उनके लिए ये गेस्ट हाउस था। पर्सी ब्राउन ने इसकी बड़ी प्रशंसा की, कहते हैं स्थापत्य कला का मोती। पंचमहल हवा खाने के लिए, मटर गश्ती करने के लिए यूज होता था। सबसे पहली बात यह है कि इमारतें बनवाना, अपने शौक पूरा करना, ये सब विलासिता की चीजें थी मुगलों के लिए। इन्होंने आम जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कुछ नहीं किया। जनता दिन रात खेतों में काम करती थी। इरफान हबीब ने तो बकायदा इस पे रिसर्च किया है। आम जनता मारी मारी फिरती थी और ये टैक्स लेकर के अंधाधुंध खर्च करते थे शान शौकत। 2 जून की रोटी उनके पास नहीं थी, पब्लिक के पास। तो देखने में तो ये पत्थर बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इन पत्थरों के पीछे इंसान का खून है। राजा वो बड़ा होता है जो प्रजा को खुश रखे। हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए। कल भी मैंने कहा था, आज भी कहता हूँ, सरताज वो होता है जिसका दिलों पे राज होता है। सरताज वो होता है जिसका दिलों पे राज होता है। यूं तो कहने के लिए मुर्गे की भी सर पे ताज होता है। अभी अशोक ने क्लियर किया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। कुछ ऐसी व्यवस्था लाओ, इमारतें मत बनाओ, कुछ ऐसी व्यवस्था लाओ कि लोग हंसें, लोग प्रसन्न हो, क्राइम ना हो, सिस्टम हो, व्यवस्था हो, बच्चों को अपना भविष्य दिखे। मारे मारे फिर रही दुनिया, हाहाकार मचा हुआ है। आज बच्चा बच्चा सशंकित है कि कल क्या होगा पता ही नहीं। नो फ्यूचर। महान बोलने के 2 कारण। पहला तो यह है कि दुष्टों में वो कम दुष्ट था। जहां सारे दुष्ट हैं वहां थोड़ा कम दुष्ट। सारों ने 2 थप्पड़ मारा, इन्होंने एक ही थप्पड़ मारा, इसलिए महान हो गए, लेकिन मारा तो जरूर। खैर, ये है खास महल।
हाउस महल का मतलब होता है अकबर का बेडरूम यही था। अकबर जी एनुम तालाब के ही बगल में है, अकबर इसी में सोते थे। इसमें भी कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ है, सब पर्दे का काम है। नहीं, ये इसका एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जो अवशेष बचे हैं वो। दीवालों में जालियां हैं, ऊपर झरोखा है जहां से बादशाह प्रजा को दर्शन देता था। आपने दर्शनीय संप्रदाय सुना होगा। दर्शनीय संप्रदाय नियमित यहाँ से दर्शन लेता था। हाँ, ये जोधाबाई का महल है। ये जोधाबाई का महल है, फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा भवन है। चारों कोनों पर छाते हुए गुंबद है। भारतीय शैली में ये बना हुआ है, खासकर राजस्थानी शैली में। तो सबसे बड़ा है ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अकबर की पत्नी का महल नहीं है, ये अकबर की बहू का महल है, जो जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है। हम्म। अब ये जो आले बनाए गए हैं ना, ये दिस, यहाँ भी आला बनाया गया है। ये आले बेसिकली गुजराती शैली को रिप्रेजेंट करते हैं। दरवाजा देखिए इनका धनुषाकार है। ये मेहराब नहीं, और ये अकबर के अजमेर महल की याद दिलाता है। इसका भी दरवाजा ऐसे ही था।
इसका भी ऐसे ही है। और इसके खंभों पर उकेरी गई लटकती हुई चेन और घंटी बंगाल और गुजरात के वास्तुकारों के उदाहरण है, वास्तुकला के उदाहरण है। ये जो घंटी यहाँ दिख रही है लटकती हुई, छोटी 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 घंटियाँ, उसकी बात। यहाँ भी घंटी है। नहीं देखो, ऐसा अपना दूसरे की बात नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे हम खाना खाते हैं, तो कभी कॉन्टिनेंटल खाते हैं, कभी चाइनीज खाते हैं, कभी थाई खाते हैं, कभी मुगलई खाते हैं। इसमें अपना पराया है, जो शुद्ध लगेगा वो अडॉप्ट कर लेंगे। ये मरियम का महल है, मरियम उज्जमानी। ये बाहर से एक मंजिल का दिख रहा है ना, लेकिन भीतर से 2 मंजिल का है। मैं भी सोच रहा हूँ कि गर्मियों में एक बार आगरा और फतेहपुर सीकरी, ताजमहल वगैरह जाके देखा जाए। ये देखो मरियम उज्जमानी करीब से। छोटा है लेकिन बड़ा सजा हुआ है। ये सलीम की माँ का नाम था, कछवाहा राजकुमारी थी, जिसे मरियम उस जमानी या संसार की माँ की उपाधि प्राप्त थी। लेकिन एक और इतिहासकार कहते हैं कि इस महल का निर्माण अकबर की एक ईसाई पत्नी थी, गोवा की रहने वाली थी, उसके लिए किया गया। इसके अंदर कुछ म्यूरल्स हैं, भित्ति चित्र। वो फारसी है, फारसी विषयों, इसलिए इसका एक और नाम है चित्रालय। और इसके सेंट्रल कक्ष के ताक में ना यूरोपीय फैशन बेल बॉटम पहने हुए एक युवती की तस्वीर बनी हुई है। हाँ ये बात सही है, गर्मी बहुत है, लेकिन गर्मी की छुट्टियां गर्मी में ही होती है, क्या करें बताओ। ठंडी की छुट्टी ऐसी होती ही नहीं। बार्ड मड वाल्ड इल थैच्ड कवर्ड हाउसेस। मैनेजर साहब ये कौन सी अंग्रेजी पढ़ते हो भाई? हैं? ऐसा जटिल जघन्य अंग्रेजी पढ़ के तुमको जुलाब नहीं लगता?
There was a little within the hovel and attract the attention of a contemporary observers. Furnitures there is a little or none except for some earthenware pots to hold water and for cooking. इरफान हबीब साहब बहुत दुख दिए हमको जेएनयू में। प्रोफेसर सब उनकी किताब हमको दे देता था, हमको समझ में आता ही नहीं था। तो एक बार दुखी होकर के जाके रेलवे स्टेशन में बैठ कर, गरीबों के लिए दुखी होकर एक ही जगह में थे, रेलवे स्टेशन। वहां गांधी जी का एक स्लोगन पढ़ा कि हिंदी जितनी मजबूत होगी हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। मैंने कहा वेरी गुड। उसी दिन से गांधी जी मेरे लिए राष्ट्रपिता हो गए। स्टेशनों पे हिंदी के बारे में बहुत लिखा रहता है। ठीक है, छोड़ो, इरफान हबीब को मत याद दिलाओ प्लीज। बीरबल का महल, अब सबका महल होगा तो बीरबल का भी महल होगा। 2 मंजिला का है, मरियम महल जैसा ही है, सुंदर खुदाई, कोष्ठकों का प्रयोग, हिंदू प्रेरणा, भीतर बाहर दोनों तरफ से सुसज्जित है। 1572 में इसका निर्माण किया गया। मुंसरफ कहता है कि जैसे ही मरियम उज जमानी का बना घर, वैसे ही अकबर ने कहा जितनी जल्दी हो एक छोटा और शाही शान शौकत वाला देसी मकान जल्दी बनाओ। तो बहाउद्दीन ने कहा कि जहां पना, चाय बनाना है कि मकान बनाना है? अकबर ने कहा जिले इलाही के शान में नाफरमानी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो पहले तो ये बीरबल को बनाया गया, बीरबल के लिए। बीरबल बड़ा खुश हो, डेली सुबह सुबह आकर के मुआयना करता था, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, सब तरफ से मुआयना करता था। अपनी बीबी से बताता भी था कि जहां पना ने स्पेशली मेरे लिए एक मकान बनवाया है, और जानती हो मरियम उज जमानी वाले से बढ़िया है। ऐसे कट कट निकाला है। तो उनकी वाइफ कहती थी ठीक है रोटी खा लो, दिन भर बकवास करते हैं, मैं बनने तो दो। जब शाम को बैठोगे खटिया पे अल्लाह बल्ला बातें करोगे, रहे एक को दिन नहीं। लेकिन जब ये मकान बनके तैयार हो गया, बीरबल सोचने लगे कि बादशाह सलामत हमको बुलाएंगे कि शिफ्ट हो जाओ, नए घर में शिफ्ट हो जाओ, 2 BHK। बादशाह सलामत ने बीरबल जी को बुलाया ही नहीं। हुमायूं की विधवा थी, और वो हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम को शिफ्ट कर दिया। फिर खटिया पे बैठ के रोटी खाए। मैं जानती हो जो घर हमारा बन रहा था ना, उसमें तो मरियम मकान ही घुस गई। जब नाम में ही उनके मकानी है तो वो दूसरे के मकान में तो रहेंगे ही। तुम भी कंपेयर मरियम जमानी से करो। तो ये 2 मंजिला इमारत है। प्रवेश द्वार देखिए, इसकी छत एक कोनदार, इसकी भी प्रेरणा हिंदू शैली से मिली है। शाही अस्तबल, ये नहीं, ये गलत पिक्चर लग गया है, पिक्चर तो मरियम उज जमानी का है। शराय, ये यात्रियों को ठहरने के लिए बड़ी पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था दूर से। और इसी शराय के कोने पे यहाँ विदेश के लोग आकर के अपना सामान बेचते थे, महंगे वाले सामान, इंपोर्टेड। अब वैसे महंगे सामान राजधानी में बिकेंगे, यहाँ पे हिरन, ये देखिए। हरम की महिलाएं यहाँ बाजार करती थी और यात्रियों को ठहरने के लिए मकान भी बनाया गया था। ये हिरन मीनार है, यहाँ बादशाह सलामत बैठ करके उस साइड में हिरन दौड़ते थे, उनका शिकार देखते थे। इसकी ऊंचाई 90 फीट थी। फतेहपुर सीकरी की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है जामी मस्जिद।
ये है जामा मस्जिद। बिल्कुल सही राष्ट्रीय। अच्छा राष्ट्रीय, तुम तो आदर्श की तरह बातें कर रहे हो। बच्चन पांडे में बच्चन पांडे की पंखा चलाओ। मरियम जमानी। तो ये है जामी मस्जिद। जामा मस्जिद भी कहते हैं। पर्सी ब्राउन ने कहा है ये फतेहपुर सीकरी का गौर। लेकिन ये कोई साधारण मस्जिद नहीं थी। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद की जो परंपरा है उसी परंपरा में ये भी बनी थी। और 1579 ईस्वी में अकबर ने खुद इसकी सफाई करी थी, झाड़ू लगाया था। अच्छा आदर्श ही है। सोचो मैं लोगों के शब्दों से पहचान गया। तो एक आयताकार अहाते के पश्चिम में स्थित है। ये अहाता मैंने आपको दिखाया था। ये एरियल व्यू है, इसमें जामी मस्जिद आपको दिख रहा होगा। ये मस्जिद और जामा मस्जिद में डिफरेंस है कि मस्जिद में कोई भी आके नमाज पढ़ सकता है किसी भी दिन। जामा मस्जिद में शुक्रवार को सारा शहर इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ता है। जो फ्राइडे का इनका नमाज पढ़ने का होता है ना, वो सारा शहर इकट्ठा ही पढ़ता है। तो उसके लिए हर शहर में एक जामा 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 जो शब्द ही बना है वो एक्यूमुलेशन से बना, एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना। जुम्मा का नमाज, जमा खाना, जमायत खाना, ये सब एक ही धातु से बने हुए। और इसी के दक्षिण भाग में बुलंद दरवाजा है। मस्जिद का ही मेन गेट है एक्चुअली बुलंद दरवाजा। तो पहले मस्जिद बनाया गया, उसके बाद शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी, उसके बाद बुलंद दरवाजा बनाया गया। तो बुलंद दरवाजा इसके विश्व के जो वो कह रहे थे ना फिल्म की शूटिंग हो रही थी, इसी में भी दो दिल चुपके चुपके ही मिले, ऐसे भोले बन के हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, ये दिन है रात नहीं। शान को अच्छा, इसमें एक और शान है ओ ब्लैडी। तो ठीक है, ओ ब्लैडा क्या होता है? ओ ब्लैडा, ये बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा 42 फीट तो ऊंची चौकी पे बना हुआ है। और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका करवाया था। ये जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार को तोड़ करके इसको बनाया गया था। और यह द्वार ऐसी शैली में बना हुआ है जिसे अर्ध गुंबद दरवाजा की संज्ञा दी जाती है। गुंबद को काट करके जो आधा किया जाता है, ऐसा ही बना हुआ है। लाल पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है, सफेद संगमरमर की जड़ावट। और उन्हीं कारीगरों ने यह करवाया था जिन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया। असीरगढ़ की विजय के बाद इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई। इस पर अकबर ने एक संदेश खुदवाया है कि मेरी के बेटे जीसस ने कहा है कि यह संसार एक सेतु है, इसे पार करो लेकिन इस पर घर न बनाओ। जो एक घड़ी की भी आशा रखता है वो अनंत की आशा रखता है। यह संसार एक घड़ी का है, इसे प्रार्थना में बिताओ, क्योंकि इसके बाद क्या होगा वो ज्ञात है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो ठीक बुलंद दरवाजे के अंदर है सामने की तरफ, जहांगीर ने इसको संगमरमर कर दिया, पहले संगमरमर का नहीं था। उसी के बगल में इस्लाम खां का मकबरा है। इन्हीं की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि सलीम का जन्म हुआ था। जैसे ये शेख सलीम चिश्ती का है और इसके बगल में ये इस्लाम खां का। पहले लाल बलुआ पत्थर का था। और यह अनूप तालाब है, इसके बीच में मंच बना हुआ है जिसपे तानसेन बैठ करके